हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ा कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंसाइनमेंट के बारे में, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन भी किए थे, कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क भी किया था, मेरे को सेंड किया था। लेकिन मेरा सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि वो कृपया करके होमवर्क करें और वो मेरे को सेंड करें, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप पिछला जो मैंने जो आपको करवाया है, ठीक है, चैप्टर, तो आप वो बोलते जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको ट्यूशन वो करते रहना है, ठीक है। कंसाइनमेंट का अगर फिर भी आपको किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो ट्यूशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं कि सर हमें ये ट्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन करके दीजिए, तो उसका भी काम होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना चाहिए। आज अपन पढ़ रहे हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। और वैसे आपने जूनियर क्लास में बीएम में आपने पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार से होती है, उसमें शेयर, कंपनी में शेयर भी होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, उसको उसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपनी। कंपनी का वैसे आपको पता है कंपनी का क्या होता है, कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि कंपनी क्या होता है। देखो वैसे कंपनी को अपन कंपनी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपनी। वैसे अगर हिंदी में अर्थ लगाया जाए तो खूब सारे अर्थ होते हैं। जैसे आपने सुना है कि एक आप 10th क्लास तक के आप एक थ्योरी याद करते थे, उसमें था बैड कंपनी यानी बुरी संगत। तो यहाँ पे कंपनी वाला संगत भी हो सकता है, एक जत्था, जत्था मतलब ग्रुप, यानी टोली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। संगत भी हो सकता है और प्रमंडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमंडल, ठीक है। तो हमें ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि कंपनी होती क्या है, ठीक है। तो कंपनी जैसे अपन बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन या ट्रेडमैन, यानी व्यापारियों का, व्यवसायियों का एक समूह होता है। क्या होता है, समूह, वो क्या होती है, कंपनी होती है, ठीक है। वैसे बात करते हैं कंपनी। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अधिनियम के बारे में, कंपनी के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी में वैसे दो अधिनियम पढ़े। पहले वाला अधिनियम 1956 था और एक वर्तमान समय में एट द टाइम में जो मूविंग एक्ट है वो है 2013। कौन सा होगा, 2013। तो जैसे अपन बात करते हैं एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट, तो उसमें जो फॉर्मर एक्ट था, फॉर्मर फॉर्मर एक्ट था वो था 1956, और एट प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में है वो है 2013। तो आपको ध्यान रखना 2013 के बारे में, ठीक है। ये नहीं है कि ये गलत है, 1956 में भी अधिनियम बना था, लेकिन अब नया अधिनियम बन गया हुआ है 2013, ठीक है। इस 2013 के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, हल करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पूरा जो एक्ट था वो था 1956, और वर्तमान समय में जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो 2013, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी, वैसे आपने जूनियर क्लास में बीएम की बुक बिजनेस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है कि कंपनी के बारे में पढ़ा है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ा है कि कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति होता है, कर्तव्य आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है ना। उसका वैधानिक अस्तित्व है, यानी वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है ना। अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है ना। उसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। इस प्रकार से आपने परिभाषा वो पढ़ा है, ठीक है ना। परिभाषा वो की वही हो जाएगी, ठीक है, आप वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अपन इस वीडियो में कुछ करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी की डेफिनेशन, कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन को अपन समझ सकते हैं, एन इनकॉर्पोरेटेड, एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन which is artificial person, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी आर्टिफिशियल पर्सन का आप मतलब जानते होंगे। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। हैविंग ए सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग से, ठीक है। हैविंग का मतलब रखना होता है, अलग से रखता है, क्या रखता है, लीगल यानी वैधानिक, विधान, विधि, कानून, ठीक है। लीगल इन टाइप,
entirety with a परपेचुअल, यानी परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर एक गतिशीलता, ठीक है ना, लगातार। सक्सेशन ए कॉमन सील। देखो सील का मतलब यहाँ पे है सार्वमुद्रा, जिसको बोलते हैं अपन मोहर बोलते हैं, मोहर या सार्वमुद्रा, ठीक है ना। सील ए कॉमन कैपिटल compromised of transferable share and limited liability, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर डेफिनेशन, ठीक है ना। कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अपनी एक परिभाषा अपन लिखते हैं, ठीक है ना। यानी इनकी परिभाषा ही हो जाएगी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन, ए कॉमन कैपिटल कंप्रोमाइज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना। यानी हमने हिंदी में बात की कि कंपनी है वो क्या होती है, कर्तरी व्यक्ति होती है, ठीक है ना। उसका अपना पृथक अस्तित्व है या पृथक उसका अलग से उसका कानून होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी के टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी अंशों के आधार पर कंपनी के अपन प्रकार पढ़े, ठीक है। हाँ, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वैसे आपने पिछले प्रीवियस ईयर में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि कंपनी 3 प्रकार की थी। पहले देखो फॉर्मर एक्ट 1956 था कंपनी का, उसमें सिर्फ कंपनी के 2 टाइप्स थे, लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी कितनी प्रकार की हो गई है, 3 टाइप्स हो गई थी, 3 प्रकार से हो गई, ठीक है। जैसे अब आपने पढ़ा है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, जिसका कंट्रोल ओनरशिप सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो। उसके बाद में दूसरी कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है निजी कंपनी, ठीक है, यानी जिसका स्वामित्व है और नियंत्रण है, ठीक है ना, वो निजी हाथों में हो, यानी अपने पास हो, ठीक है। तीसरी कंपनी थी पब्लिक कंपनी, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक या सरकारी कंपनी, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण यानी उसका जो ओनरशिप है, कंट्रोल है, वो किसका हो, सरकार का हो, ठीक है ना, निजी हाथों में नहीं हो। अपन ये समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, सार्वजनिक कंपनी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले था ओपीसी कंपनी, नंबर 1, यानी 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपीसी। क्या बोलेंगे, ओपीसी, ठीक है ना। अब देखो नाम से प्रतीत हो रहा है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसकी ओनरशिप स्वामित्व है, ठीक है, उसकी ओनरशिप यानी स्वामित्व है और उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल, ठीक है ना, उसका संचालन किसके द्वारा हो, एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति द्वारा जिस कंपनी का संचालन किया जाता है वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, ओपीसी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें एक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो सेक्शन है, कंपनी का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 260,
टू 62, यानी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ओपीसी कंपनी की डेफिनेशन दी गई। ठीक है, यानी डेफिनेशन ये हो गई, आपने समझ लिया होगा कि ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व है या नियंत्रण, ठीक है ना, ओनरशिप या कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में हो, 1%, यानी एक व्यक्ति के हाथ में, कौन सी हो जाएगी, 1% कंपनी हो जाएगी। उसके बाद में नंबर दो है प्राइवेट कंपनी। अब देखो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, निजी कंपनी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये जो इसका जो सेक्शन है वो 268 यानी 268 के अकॉर्डिंग कंपनी अधिनियम 2013 यानी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और सेक्शन 268 इसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी के बारे में डिटेल से बताया गया। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है निजी हाथों में, ठीक है ना, यानी सरकार की कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है, तो कौन सी कंपनी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है ओपीसी, ये कंपनी भी कैसी हो जाएगी, ये भी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कौन सी हो जाएगी, प्राइवेट। अब हमने दूसरे बारे में पढ़ा प्राइवेट कंपनी, ये 268 के अंतर्गत दी गई है। अब इसको डेफिनेशन को अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें जो एटलीस्ट मेंबर है, यानी न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर, यानी न्यूनतम 2, अधिकतम मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, कितने हो सकते हैं, 200, 200, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर और एटलीस्ट मेंबर यानी मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, तो मिनिमम तो होंगे 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 यानी 200 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो पेडअप कैपिटल है, मिनिमम पेडअप कैपिटल है यानी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी है वो कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए, 1 लाख रुपए। ठीक है, और ऐसी कंपनियां हैं इसको अपने कंपनी के नाम के आगे, ठीक है ना, इन कंपनियों को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड। अब नंबर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी। यानी इसको बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, ये इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन इसका हो जाएगा 271 यानी 271 के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी क्या होगी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, कहने का मतलब ओनरशिप और उसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में हो, ठीक है ना, यह मूव किसके द्वारा हो, मूव बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा। ठीक है ना, अब सरकार चाहे वो राज्य सरकार भी हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी सरकार भी हो सकती है, दोनों का संयुक्त उपक्रम ज्वाइंट भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व नियंत्रण किसके हाथों में हो, सरकार के हाथों में। कहने का मतलब है ऐसी कंपनी जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, कौन सी कंपनी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी बात कर लेते हैं कि इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, एटलीस्ट मेंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट मेंबर है वो कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने, 7 मेंबर, कितने, 7 मेंबर्स, कितने हो सकते हैं, 7 मेंबर्स, एटलीस्ट 7 मेंबर्स। अब मैक्सिमम की इसमें कोई सीमा नहीं, ठीक है ना, कि मैं एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए, तो मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं दी गई। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसकी जो संख्या है पब्लिक कंपनी में मेंबरों की जो संख्या है वो कंपनी द्वारा इश्यू किए गए शेयर से अधिक नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कंपनी द्वारा जो अंश जनता में निर्गमित किए गए, ठीक है ना, इश्यू इन पब्लिक यानी जो शेयर जनता में जारी किए गए हैं उससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर जनता में जारी किए, कितने से जारी किए, 1 लाख, तो इसके सदस्य हैं, इसके जो मेंबर मैक्सिमम 1 लाख मेंबर इसके हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन 1 लाख 1,000 नहीं हो सकते, ठीक है ना, 1 लाख एक नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 लाख। जितने शेयर है उस संख्या के बराबर इसके सदस्य हो सकते हैं, अंश की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, आया समझ में। तो न्यूनतम सदस्य तो हो जाएंगे 7, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, बट लेकिन कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते।
इसकी जो न्यूनतम पेड अप कैपिटल है, न्यूनतम यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख यानी 5 लाख रुपए हो सकती है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी कंपनियों को अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। अब इन्होंने क्या लगाया था, प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये लगाएंगे लिमिटेड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि कंपनी है वो अपने धन को या बोलेंगे कैपिटल यानी पूंजी को किस प्रकार से जुटाती है, ठीक है ना। अब कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वहां पे कैपिटल की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एक व्यक्ति इतना एबल नहीं होता है, सक्षम नहीं है कि वो मैक्सिमम पूंजी को लगा सके, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनियां को हमें लोगों का सहयोग चाहिए यानी जनताओं का सहयोग चाहिए, ठीक है ना। एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंपनी है वो अपने अंशों को हस्तांतरण नहीं करती, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का जनता में निर्गमन नहीं करती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही अपने अंशों का जनता में निर्गमित करती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे अपन बात कर लेते हैं कि कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और पूंजी की मात्रा है, ठीक है, वो देखो लिमिट होती है, वैसे पूंजी वो सीमित मात्रा में होती है, लेकिन जैसे कंपनी का कारोबार बड़ा होता है उसको पूंजी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने अंशों को जनता में निर्मित कर देती है। अंश जिसको बोलते हैं अपन शेयर, क्या बोलेंगे, शेयर। अब शेयर के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि शेयर होता है। देखो अगर बात करें कि कंपनी की कुल जो पूंजी होती है यानी टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की कुल पूंजी, कंपनी की कुल पूंजी जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, छोटे टुकड़ों का मतलब यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ कैपिटल यानी पूंजी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस प्रत्येक टुकड़े को बोलेंगे अपन, यानी एवरी पीस ऑफ कैपिटल, पूंजी का जो प्रत्येक टुकड़ा है उस टुकड़ों को बोलते हैं अपन शेयर, क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अंश है वो फॉर एग्जांपल 5 रुपए का हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है, 100 रुपए का हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से होंगे, जैसा भी कंपनी आती है उसी प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शेयर के बारे में पढ़ा है कि शेयर है वो कंपनी की कुल पूंजी और कुल पूंजी के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक कंपनी है उसका अंश है वो 10 रुपए का अंश है, कितने का है, 10 रुपए का अंश, ठीक है। और उस कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर वो है 10,000, कितने हैं, 10,000, यानी ये तो हो गए नंबर ऑफ शेयर 10,000 अंशों की संख्या, और ये एक अंश का मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू यानी उसका अंकित मूल्य कितना है शेयर का, 10 रुपए। अब यहाँ पे अपन उस कंपनी की टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे कि 10 रुपए का शेयर है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस कंपनी की पूंजी कितनी है, 1 लाख रुपए, कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे हो गया कि एक कंपनी उसकी पूंजी कितनी है, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए की पूंजी को 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है, ठीक है ना, यानी 10 रुपए पर शेयर डिवाइडेड 10 रुपए में क्या है, विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि शेयर है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है, शेयर वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर यानी अंशों के प्रकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर। देखो कंपनी के पास है 2 प्रकार के शेयर होते हैं, एक तो है प्रेफरेंस शेयर जिसको बोलते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है अधिकारांश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अधिमानांश भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पूर्वाधिकार भी बोल सकते हैं। देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर को अधिकारांश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या पूर्वाधिकार बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, प्राथमिक भी बोल सकते हैं, प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक अंश। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास इक्विटी शेयर, इसको बोलते हैं समता अंश, क्या बोलेंगे, समता अंश, समता अंश, और इसको बोलेंगे अपन पूर्वाधिकार या अधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर को बोलेंगे पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर को बोलेंगे समता अंश, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि प्रेफरेंस शेयर और दूसरा कौन सा हो गया, इक्विटी शेयर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्वाधिकार, जिसको बोलते हैं प्रीफर। प्रीफर का मतलब क्या होता है, पूर्वाधिकार, प्राथमिकता देना, ठीक है ना। उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या जाएगा, पूर्वाधिकार, ठीक है। अब इन दोनों शेयर होल्डरों में क्या फर्क होता है, इन अंशधारियों में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। जिस भी व्यक्ति के पास अंश होते हैं वो कंपनी के क्या हो जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं अंशधारी। क्या बोलेंगे, अंशधारी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर से मतलब है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर, इसका मतलब भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्विटी शेयर के बारे में, यानी समता। देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मूल स्वामी होते हैं, एक्चुअल ओनर होते हैं इक्विटी शेयर। कहने का मतलब है जिस भी सदस्य के पास, जिस भी मेंबर के पास इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के मूल स्वामी होते हैं, एक्चुअल ओनर होते हैं, ठीक है ना। मूल स्वामी यानी कंपनी इन्हीं की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कंपनी इन्हीं की होती है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी उन्हीं की होती है। और प्रेफरेंस शेयर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी में आते हैं, यानी बाहरी दायित्व में आते हैं, यानी ठीक है ना। इनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, लाभांश से मतलब है। किससे मतलब है, लाभांश, जिसको बोलते हैं अपन डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज है कि प्रेफरेंस शेयर है ये बाहरी दायित्व में आते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर ये इंटरनल लायबिलिटी में, यानी आंतरिक दायित्व में आते हैं, ठीक है। अब इनमें मूल रूप से जो अंतर है वो समझने वाली बात है यहाँ पे, कि जब भी कंपनी अपने लाभांश की घोषणा करती है, जब भी कंपनी एनुअल जो मीटिंग होती है कंपनी की, ठीक है, एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, एजीएम, ठीक है। कंपनी की जब भी एजीएम होती है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, उनकी जो वार्षिक सभा होती है, उसमें जब कंपनी लाभांश की घोषणा करती है तो सबसे पहले लाभांश है वो इन्हीं को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। जब भी कंपनी अपने लाभांश की घोषणा करती है तो सबसे पहले जो लाभांश है वो इन्हीं को दिया जाता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कंपनी का समापन होता है, कहने का मतलब है कि जब भी कंपनी डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, ठीक है ना, कंपनी का अपन समापन करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का जब अपन समापन करते हैं तो सबसे पहले पूंजी यानी कैपिटल रिसीव करने का अधिकारी भी इन्हीं को होता है। तो सीधा का मतलब यही है कि कंपनी चाहे लाभांश की घोषणा करे, ठीक है, और चाहे कंपनी का समापन की स्थिति हो, दोनों ही कंडीशन में पूर्वाधिकार, नाम से आप समझ सकते हैं, पूर्वाधिकार के पहले इनको अधिकार होता है, पूर्वाधिकार, लाभांश लाभ लेने का पहला अधिकार, और समापन पर कंपनी की पूंजी प्राप्त करने का पहला अधिकार, ठीक है। अब ये होते हैं कंपनी के मूल स्वामी, तो लाभांश को भी बाद में प्राप्त करेंगे और पूंजी को भी बाद में प्राप्त करेंगे। तो अब इन दोनों में अपन समझ सकते हैं कि इन दोनों अंशधारियों में अधिक जोखिम किसकी है, ठीक है ना। इन दोनों अंशधारियों में ज्यादा रिस्क यानी मोर रिस्क किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो अपन इसके बारे में समझ सकते हैं कि जो कंपनी के मूल स्वामी होते हैं उसकी जो जोखिम है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कंपनी है अब अंशों को जारी करती है जनता में, ठीक है ना। कंपनी है अंशों को जनता में जारी करती है, ठीक है। अब अपन ये सबसे पहले समझें कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी कर रही है या इक्विटी शेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों को इसके बारे में अपने इंट्रिया भी करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण इंट्रिया कौन कौन सी, किस प्रकार से जारी करती है। अब देखो कंपनी है वो कंपनी है वो अंशों को दो तरीके से जारी कर सकती है। एक तो अपन बोलते हैं नकद के लिए, फॉर कैश इश्यू शेयर, और या फिर अन्य प्रतिफल का मतलब यहाँ पे अपन समझेंगे कि कंपनी अपने अंशों को अन्य प्रतिफल का मतलब यहाँ पे है कि कोई कंपनी वो कोई मशीन, कोई एसेट्स खरीदना चाहती है और उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, क्योंकि एसेट्स है वो खरीदना उसके लिए जरूरी है, ठीक है। अब यदि उसके पास कैश नहीं है तो कंपनी क्या करती है, उस एसेट्स के बदले कैश की जगह अपने अंशों को जारी कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर यानी अंशों का जो निर्गमन है, ठीक है, वो दो तरीके से कर सकती है, नकद के लिए और नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए,
ठीक है। अब नगद में अपन पढ़ेंगे, यानी कैश नंबर 1, कैश के लिए जारी करती कंपनी अपने अंशों को, तो इसमें भी दो तरीके से करती है। पहला है यानी लमसम, यानी लमसम का मतलब होता है एक मुश्त भुगतान, और दूसरा है इसमें इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों। तो कंपनी है वो कैश के लिए अपने अंशों को जारी करती है, एक मुश्त भी मांग सकती है जनता से और किस्तों में भी जनता से मांग सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे लमसम और इंस्टॉलमेंट है, इनके बारे में डिटेल से बात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लमसम है, यानी जैसे 10 रुपए का शेयर था, कंपनी का कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, तो एक साथ 10 रुपए को मांग लेना, यानी एक साथ किस्तों में नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टॉलमेंट है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, इस 10 रुपए को जैसे अपन जैसे 2, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, यानी इस प्रकार से कंपनी है वो इस प्रकार के इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। तो जितने का अंश था, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी अंशों का जो अंकित मूल्य था वो जितने का था उसको एक साथ मांग लेना, ठीक है ना। उसी 10 रुपए को टुकड़ों में मांग लेना, यानी 5 रुपए कभी मांग लिए, 3 रुपए कभी मांग लिए और 2 रुपए कभी। अब यहाँ पे देखो एक मुश्त है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 है, 3 है, 2, इसको इस नाम से डालें, ठीक है ना। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, देखो इसके लिए कंपनी ने कुछ शब्द दिए, महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे अपन बात करते हैं आवेदन, जिसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को बोलेंगे आवेदन। और नंबर 2 जैसे बोलते हैं अपन आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट, यानी आवंटन। और उसके बाद नंबर 3 जिसको बोलते हैं अपन याचना या प्रार्थना या बोलेंगे मांग, कौन सा शब्द अपन काम में ले सकते हैं, और उसको बोलते हैं कॉल, क्या बोलेंगे, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस प्रकार से। तो आपको ये शब्द महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है कि आवेदन क्या होता है, आवंटन क्या होता है, याचना, प्रार्थना, मांग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब हो जाएगा आवेदन, अलॉटमेंट का मतलब हो जाएगा आवंटन, और कॉल का मतलब हो जाएगा मांग या कॉल, ठीक है। तो अपन इसके बारे में, इसकी जो महत्वपूर्ण पृष्ठ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।